बहुत बहुत स्वागत मनीष जी, कैसे हैं आप? आपकी कृपा है। बजट की बजट की कृपा भी नहीं। अपार कृपा है। कैसा लगा बजट? अच्छी बातें क्या नजर आई बजट में? देखिए, ऐसा है कि बजट मूलभूत रूप से क्या होता है। बजट मूलभूत रूप से सरकार की कितनी आमदन है हम्म, और सरकार कितना खर्च करती है, उसका लेखा जोखा होता है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार की आमदन घटती जा रही है और सरकार का खर्चा बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष जो अनुमानित आमदन है वो 22 लाख करोड़ के लगभग है। जो अनुमानित खर्चा है वो 39 लाख करोड़ के लगभग है। तो 16 लाख करोड़ रुपया हम्म, सरकार मार्केट से उठाएगी अपना खर्चा पूरा करने के लिए। तो जब आप 16 लाख करोड़ रुपया मार्केट से सरकार लेगी, तो जो निजी क्षेत्र है जिसको भारत की अर्थव्यवस्था को फायर करना है, उसको चलाना है, इसका यह मतलब है कि उनके पास वो जो बोरोइंग कैपेसिटी है उतनी ही कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर इसीलिए पूरी दुनिया में जो बैलेंस्ड बजट्स की बात की जाती है कि अगर कहीं पे ऐसी परिस्थिति आ जाए जिस परिस्थिति में हम लोग आजकल हैं, कोविड की महामारी आ गई या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई, अगर आपके बजट्स बैलेंस्ड होते, आपके बजट्स में सरप्लस हो, तो आप उनको ऐसी आपदा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए जो अर्थव्यवस्था की मिसमैनेजमेंट है, जी। इसकी कहानी आज नहीं शुरू हुई। ये कहानी शुरू हुई 2016 में नोटबंदी से, और उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था चरमराती रही, गिरती रही, और फिर कोविड की महामंदी आ गई। और आज सरकार ये कहती है कि ये सब कुछ कोविड की वजह से है, पर वो सही नहीं है। अगर इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से चलाया होता, सुचारू तरीके से चलाया होता, कुछ सूझबूझ से चलाया होता, तो आज हमारे पास वो बफर रहता जिसको हम इस महामारी में इस्तेमाल कर सकते नहीं, हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि दरअसल ये समावेशी बजट है और इसमें 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। तो क्या आप लोग दूर तक देख नहीं पा रहे हैं? देखिए, एक बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और शायद सबसे प्रचलित इकोनॉमिस्ट रहे हैं। उनका नाम है कीन्स। और कीन्स की एक बहुत फेमस कोटेशन है दैट इन द लॉन्ग रन ऑल ऑफ अस विल बी डेड। तो ये जो 25 साल के सपने हैं, 25 साल का क्या कहते हैं उसको, अमृतकाल, जी, यही कहा जा रहा है। अमृतकाल, तो ये सब राजनीतिक भाषण है। कुल मिलाकर सरकार की अवधि 5 वर्ष होती है, बजट की अवधि 1 वर्ष होती है। तो जब आप बजट देश के समक्ष रखें तो आपको 1 साल की बात करनी चाहिए। चलो, लगभग आप 5 साल की बात कर लो, आप 25 साल की बात कर रहे हैं। अच्छा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं कल वित्त मंत्री का भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने 1.5 घंटे का भाषण दिया और पूरे 25 साल की रूपरेखा खींच दी, और पूरे भाषण में कहीं पर भी किसी चीज के ऊपर कितना पैसा खर्च होगा, कितना आउटले है, बिल्कुल कोई जिक्र नहीं किया। मतलब आपको बजट में कुछ भी अच्छा नहीं लगा? अगर मैं आपसे मार्क्स के हिसाब से सोचूं, वो पूछूं सवाल, तो मुझे लगता है कि माइनस में आप रैंकिंग ना करें। देखिए, ऐसा है कि मैं गलत बात नहीं कहना चाहता, पर ये बचकानी बात हो जाती है कि आप बजट को कितने नंबर देते हैं 10 में से। मेरे ख्याल ये अर्थव्यवस्था के ऊपर बहस करने का सही तरीका नहीं है। बुनियादी बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में एक संवेदनशील दौर से निकल रही है जी। और सरकार ये कोशिश कर रही है कि सरकारी खर्च के माध्यम से इस अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से वो चलाएं। और ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है जिसका बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में अगले वर्ष से जो फिस्कल स्टिमुलस है उसको रोल बैक किया जाएगा। तो जब फिस्कल स्टिमुलस को रोल बैक किया जाएगा, जितनी डिमांड है ग्लोबल इकोनॉमी में, वो डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो जो आपकी क्या कहते हैं नीतियां हैं वो कारगर साबित नहीं होगी। तो जब तक आप प्राइवेट कंजम्पशन,
भारत में जो निजी खपत है उसको बढ़ावा नहीं देते और उसके लिए लोगों की जेब में डायरेक्टली पैसा डालने की जरूरत है, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था नहीं, लेकिन मनीष जी देखिए, सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना कि चुनावी साल है, आपको भी पता है 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। सरकार के पास ये विकल्प था कि खूब सारे लोक लुभावन वादे कर देते, कई हसीन ख्वाब दिखा देते, लेकिन संतुलित बजट रखा ना सरकार ने, ये तो आप मानेंगे। देखिए, भारत में ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें चुनाव नहीं होते? 2019 में अगर लोकसभा के चुनाव हुए हैं, सर आपको पता है 2019 में अगर चुनाव हुए हैं तो हर वर्ष किसी ना किसी ऐसे प्रदेश के चुनाव होते हैं जिससे 40 से लेकर 80 सीटें लोकसभा में आती हैं। पर सरकार ने आज इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि सरकार के पास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, विगल रूम था ही नहीं। जब आपकी आमदनी 22 लाख करोड़ है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख देता हूं मनीष जी, आप तो कानून के ज्ञाता भी हैं। देखिए, सरकार का यह कहना कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया, मैं गिनवा देता हूं फटाफट। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने की योजना है। एमएसपी मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान, उसकी बात कही जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है। राज्यों को विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा और इसके लिए आपको पता है डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कही गई है। 2021-22 में 1000 एलएमटी धान की खरीद की जाएगी। 1 करोड़ से अधिक किसान इससे लाभान्वित होंगे, यह दावा इसमें किया गया है। केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इसके अलावा तिलहन के आयात पर निर्भरता कम करने की बात कही गई है। गंगा कॉरिडोर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात है। इतनी सारी बातें इसमें, आप कह रहे हैं कुछ भी आपको सकारात्मक नहीं दिख रहा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर भारत के किसान इस सरकार के खिलाफ क्यों है? अगर इन्होंने किसानों के लिए इतना कुछ किया है और इतना कुछ करने जा रहे हैं तो फिर तो सरकार किसानों को इनकी वाहवाही करनी चाहिए थी। फिर अपना 15 महीने से सरकार दिल्ली के बॉर्डरों पे, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे क्यों बैठे थे और फिर प्रधानमंत्री को माफी क्यों मांगनी पड़ी किसानों से, और वो काले कानून थे जो वो वापस क्यों लेने पड़े? तो इसलिए अगर भारत का किसान ये जो सब आपने गिनवाई है, इतनी लंबी लॉन्ड्री लिस्ट, इससे खुश होता तो किसान सड़क पे थोड़ी बैठा होता। 2022 का बजट आ गया मनीष जी, और किसानों की आय दुगनी होनी थी 2022 तक। मैं देखिए, किसानों की आय दुगनी अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपको बहुत कड़े फैसले लेने की जरूरत है। आज जो सबसे बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश है इस देश में वो पंजाब है, पर पंजाब में 84% ऐसा किसान है जिसके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। और 5 एकड़ से अगर आपके पास कम भूमि है, ज्यादातर 2 से लेकर 3 एकड़ भूमि है, तो जो कृषि है वो एक अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन बन जाती है। तो इसलिए जो फैसले आपने 1950 के दशक में लिए थे, जो फैसले उस समय बिल्कुल सही थे, जमींदारी खत्म करने के लिए, रायतवारी खत्म करने के लिए, जो बड़े बड़े जागीरदार थे उनकी जागीरों को लेकर आम किसान के हाथ में देने के लिए, वो सारे फैसले सही थे। पर उसके बाद क्योंकि सब डिविजन और फ्रैगमेंटेशन होती रही है होल्डिंग्स की, आज कृषि अनप्रोडक्टिव हो गई है। तो इसलिए उस कृषि को आप किस तरह से प्रोडक्टिव बनाएंगे, इसलिए जब आप 25 साल की बात करते हैं, जब आप 25 साल की बात करते हैं तो फिर आपको वो कड़े फैसले लेने पड़ेंगे या उन कड़े फैसलों की बात करनी पड़ेगी। सवाल पूछा जाएगा ना मनीष जी, फिर आप तो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मैं अगले सवाल पर बजट पे आऊंगा, लेकिन इसी में एक सवाल जोड़ दूं कि क्या ये सब कुछ 2014 के बाद ही शुरू हुआ? कारोबार, खेती से जुड़े लोगों के लिए दिक्कतें शुरू हुई, क्या उसके पहले की सरकारें इसके लिए जिम्मेदार नहीं है किसानों की अगर बदहाली है तो? देखिए, ऐसा है कि 2004 से लेकर 14 तक आपने कोई बड़ा किसान आंदोलन तो इस देश में देखा नहीं। 2004 से लेकर 14 तक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किस दर से बढ़ा और 2014 के बाद किस दर से बढ़ा, उसके आप आंकड़ों को संज्ञान में ले लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अगर आप दूरदर्शी बात करते हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन की बात करते हैं, पर फिर उस लॉन्ग टर्म विजन के लिए रणनीति बिल्कुल अलग है। अच्छा। पर क्योंकि आपके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है तो आप सिर्फ एक ख्याली पुलाव बनाकर लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में जो आपने बात पूछी कि इन्होंने 2017 में कहा था
कि 5 वर्ष में किसान की आयु दुगनी हो जाएगी। आज तक जो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें हैं वो तो लागू हुई नहीं। आय कैसे दुगनी हो जाएगी? और आपका जो छोटा किसान है, इस ये जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, उसमें बड़ा किसान तो नहीं था, उसमें वो छोटा किसान था जिसको ये मालूम था कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो गया, एमएसपी खत्म हो गई, पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म हो गई, तो वो बिल्कुल भूखमरी के दर पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए अगर सरकार को किसानों का फायदा करना है, इस देश में जो गरीब है उसका फायदा करना है, तो एक बहुत ही रचनात्मक और बहुत सोची समझी नीति इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं आपको एक आंकड़ा और देता हूं। यही सरकार थी ना, यही प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि मनरेगा गड्ढे खोदने की स्कीम है, और आज जो मनरेगा की डिमांड है वो जब से वो कार्यक्रम शुरू हुआ सबसे ज्यादा है। तो वो गड्ढे खोदने की जो स्कीम थी, जिसको आप गड्ढे खोदने की स्कीम कहते थे, आज अगर किसी ने बचाया आपको इस महामारी में तो उसी स्कीम ने बचाया है। तो इसलिए आपने सवाल पूछा कि क्या ये सब 2014 में शुरू हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोगों की ये मानसिकता है कि इस देश का इतिहास 2014 में शुरू हुआ है। अच्छा, ये बताइए, मैं बेरोजगारी पे आता हूं। 60 लाख युवाओं को नौकरी की बात कही जा रही है, 60 लाख नौकरियां सृजित होंगी। आप लोग कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं जा रहा है बेरोजगारी के फ्रंट पे। देखिए, आपने बहुत दुखती रग छेड़ ली, और मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार है। आज की तारीख में जो बेरोजगारी का दर है वो 7% है, पर वो आंकड़ा सही नहीं है जो सीएमआई, जो उनका रूलिंग मॉनिटर, रोज निकालता है। अगर आप ग्लोबल बेंचमार्क्स को देखें तो ग्लोबल बेंचमार्क्स ये कहते हैं कि जिस देश की जितनी जनसंख्या है उसके 60% से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि भारत में 80 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए आपको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। आप मुझे ये बता दीजिए कि इस बजट में ऐसी कौन सी, क्योंकि इन्होंने 25 साल की बात की है कि 25 साल की नीति हमने निर्धारित करनी है, ऐसी कौन सी स्कीम है, ऐसी कौन सी योजना है, ऐसी कौन सी परियोजना है जो इस 40 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट को 80 करोड़ पे पहुंचाएगी? मेरे को तो दिखी नहीं। अगर आपको मिली हो तो मेरे को बता दीजिए। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना है वो दूर है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो भी जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि जो आपके रोजगार है वो 40 करोड़ से 80 करोड़ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने ये देखा है कि अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं पर रोजगार नहीं बढ़ता है, जिसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो पिछले कुछ वर्ष से हम दोबारा से उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि अर्थव्यवस्था तो थोड़ी बहुत बढ़ती है, पर जिस रफ्तार से रोजगार बढ़ना चाहिए रोजगार उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। देखिए, आपने बिहार में क्या हुआ जब ये रेलवे रिक्रूटमेंट का इम्तिहान हुआ, चाहे बिहार है, चाहे उत्तर प्रदेश है, बाकी जगह राजस्थान भी है। हाँ। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो बेरोजगारी के आंकड़े सही नहीं है, और इस देश की वित्त मंत्री की अगर सबसे बड़ी कोई प्राथमिकता होनी चाहिए तो ये है कि इस रोजगार के आंकड़े को 40 करोड़ से 80 करोड़ तक कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, मैं आता हूं। जो क्रिप्टो करेंसी वाली बात है, उस पर जो टैक्स लगाया गया है, क्या यह माना जाए कि इसके जरिए एक संकेत यह भी दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसे कानूनी अमली जामा पहना दिया जाएगा? क्योंकि टैक्स का तो मतलब यही हुआ ना। आपकी समझ क्या कहती है इस पर? देखिए, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, कार्ट बिफोर द हॉर्स, जो गाड़ी है घोड़े से पहले। बोला कानून आया नहीं, आपने टैक्स पहले लगा दिया। देखिए, अगर आप क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करना चाहते हैं, और एक ही क्रिप्टो एसेट नहीं है, बिटकॉइन नहीं है, 80 से ज्यादा क्रिप्टो एसेट्स हैं, और अगर आप रिजर्व बैंक के माध्यम से अपनी डिजिटल करेंसी लाना चाहते हैं तो उसके ऊपर कानूनी अमली जामा पहनाना जरूरी है। पर आपने किया क्या? क्योंकि आपके पास राजस्व कम है तो आपने सबसे पहले उसके ऊपर कर लगा दिया कि 30%, और सेट ऑफ भी नहीं होगा लॉस के खिलाफ अगर आप डिजिटल एसेट
ट्रांसफर करेंगे एक से दूसरे व्यक्ति को। मुझे एक बात बताइए कि अगर डिजिटल एसेट ट्रांसफर भी हो गया, सपोज मेरे पास डिजिटल एसेट है, क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है कि मेरे पास कितना डिजिटल एसेट है? और अगर मैं आपको उसको ट्रांसफर करूंगा, सरकार के पास कोई माध्यम है इसका मूल्यांकन करने के लिए कि वो ट्रांसफर मैंने किया है कि नहीं? देयर इज नो मैकेनिज्म। तो आप टैक्स लगा भी लें, आप वो टैक्स वसूलेंगे कैसे? तो जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे, आप उसको लीगलाइज नहीं करेंगे, आप उसकी ओनरशिप। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले उसे लीगलाइज करने की जरूरत थी, इससे संबंधित कानून लाया जाता, फिर इस दिशा में सरकार बढ़ती। क्योंकि जब आप उसके ऊपर कानून बनाते तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती कि भाई आज आपके जो डिजिटल एसेट है वो क्या डिजिटल रहेगा? जैसे अमेरिका में है कि आप डिजिटल एसेट को रियल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल सल्वाडोर में उन्होंने बिटकॉइन को एज अ अल्टरनेटिव करेंसी अपनाया है। तो इसलिए क्या आप इसको डिजिटल स्पेस में रखना चाहते हैं कि पेपैल और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके माध्यम से आप इसको रियल करेंसी के साथ इंटरफेस करने देंगे? तो ये बहुत ही बुनियादी सवाल हैं। और जो स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, जिसका मैं भी सदस्य हूं, हमने बहुत गंभीरता से इन सवालों के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना था कि सबसे चर्चा हुई थी इस मसले पे, अभी भी चर्चा कर रहे हैं और बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे हैं हम इसके ऊपर। मतलब चर्चा पूरी हुई नहीं उसके पहले सरकार ने? देखिए, ऐसा है कि हम तो स्टैंड अलोन इश्यूज को कंसिडर करते हैं, हर चीज को सरकार से रेफर नहीं की जाती। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस सारे जो डिजिटल एसेट्स हैं, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, इसके कई पहलू हैं और उन सारे पहलुओं को संज्ञान में बगैर लिए ये आनन फानन में जो टैक्स लगाया है, इस ना टैक्स से कोई सरकार को फायदा होने वाला है और ना ही सरकार ये टैक्स वसूल पाएगी, क्योंकि ये पहले पता ही नहीं कर पाएगी कि किसके पास डिजिटल एसेट है, कितना ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि आपके पास कोई जितने डिजिटल एसेट्स हैं, कोई आप इंडियन रजिस्ट्रीज में थोड़ी रख रहे हैं, और वो जो इंडियन रजिस्ट्रीज हैं वो कौन सी रेगुलेटेड हैं? तो मतलब इसे वसूल पाना टैक्स को मुश्किल है। देखिए, ऐसा है ये कभी कभी वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय आनन फानन में ऐसे काम कर देता है जिसके ऊपर गहराई से और एक बुनियादी तरीके से सोच नहीं बनी होती, और ये डिजिटल एसेट्स के ऊपर कर लगाना एक ऐसा ही कदम है। अच्छा, आजकल महंगाई की भी बहुत चर्चा हो रही है, हम लोग भी इस पर लगभग रिपोर्ट बहुत कई बार दिखाते रहते हैं और विपक्ष भी सवाल उठाता रहता है। ये जो बजट है, आपको लगता है कि उस समस्या को एड्रेस कर रहा है? आने वाले दिनों में लोगों को महंगाई से निजात मिल सकती है? देखिए, आने वाले दिनों में जो महंगाई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, वो बढ़ेगी। और ये इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो सरप्लस लिक्विडिटी सिर्फ भारत में ही नहीं पर दुनिया की अनेक अर्थव्यवस्थाओं ने सिस्टम में डाली है, इस कोविड-19 के पैंडेमिक से अर्थव्यवस्था को निजात दिलाने के लिए, इसका सीधा सीधा असर आपके इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई दर के ऊपर पड़ता है। और सरकार बजट लेके आई है, इनके सामने दुविधा है। अगर ग्रोथ होगी, मतलब अगर सरकार पैसा इकोनॉमी में डालेगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने की बात कर रही है कि हमने 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7 लाख करोड़ हम खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो अगर पैसा अर्थव्यवस्था में जाएगा तो स्वाभाविक है कीमतें बढ़ेंगी। तो ये जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम अगले 2-3 दिन में और 2-3 वर्ष में और ज्यादा भयानक होने वाली है। अच्छा, एक बात बताइए मनीष जी, ईमानदारी से बताइएगा कि अगर आपको लग रहा है कि सरकार बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर रही है जो जनता के लिए होने चाहिए थे, सकारात्मक कदम उठाने चाहिए थे, क्या इसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार नहीं है, जो विपक्ष कमजोर है या बिखरा है? आप जनता के मुद्दों को उस तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बजट विपक्ष नहीं बनाता, विपक्ष कमजोर है, मैं इस बात को स्वीकारता हूं। मैं इसको स्वीकारने में मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं। पूछा उसका एक संदर्भ, छोटा सा संदर्भ आपको जोड़ दूं। अभी कृषि मंत्री आए थे थोड़ी देर पहले इस मंच पर, उनसे एक सवाल पूछा गया था सरसों के तेल की कीमतों को लेकर, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सरसों के तेल में अब मिलावट नहीं है, कभी मिलावट का जमाना था, अब शुद्ध तेल लोग ले रहे हैं, इसलिए उसकी कीमतें बढ़ी हैं। देखिए, अगर सरकार की इतनी बचकानी सोच है
और कृषि मंत्री की इतनी बचकानी सोच है, तो फिर मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। बुनियादी बात यह है कि आपके ये जो बजट बनाया गया है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो और सरकार ने ये तय किया है, ये सुनिश्चित किया है कि हम अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार के माध्यम से पैसा खर्चेंगे, तो फिर सरकार को साफ साफ लोगों को यह बात कहनी चाहिए कि इसका एक जो नकारात्मक पहलू है, वो नकारात्मक पहलू ये है कि कीमतें बढ़ेंगी। तो आप लोगों को झुठला नहीं सकते कि एक तरफ आप कहें कि हम आप अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहें कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। तो एक जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रिंसिक ऑनेस्टी, वो इंट्रिंसिक ऑनेस्टी इस सरकार में नहीं है, बजट में नहीं है कि लोगों को जो सच है और जो कड़वा सच है वो बताने की इनमें क्षमता हो। अच्छा मनीष जी, आप सरकार से तो खफा हैं ही, क्या वजह है कि आप पार्टी से भी खफा रहते हैं? ऐसा लगता है जैसे मनीष जी कुछ बागी से हो चले हैं। आपको ये क्यों लगा? आपके जो बयान हैं कई सारे पार्टी लीडरशिप पे भी सवाल खड़े करते हैं। पंजाब में आपने कौन मुख्यमंत्री हो इसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। मैंने तो सोचा था कि हम एक लोकतंत्र में जीते हैं। अच्छा, G23 में सारे नहीं, मैंने तो सोचा था कि हम एक लोकतंत्र में जीते हैं, और लोकतंत्र में अगर आप सवाल नहीं उठा सकते तो फिर आप सार्वजनिक जीवन में क्या कर रहे हैं? सवाल चाहे अंदरूनी हो, सवाल चाहे बाहर के हो, ये तो एक लोकतंत्र में आपका बुनियादी अख्तियार है। आपको संविधान ने अख्तियार दिया है। धारा 19 को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में इसलिए डाला था, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मौलिक अधिकार। हाँ, तो मौलिक अधिकार, हम तो अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है? अगर जिसको दिक्कत है वो अपनी दिक्कत रखे। अच्छा, पंजाब में आप किसके साथ हैं? पंजाब में? पंजाब में कांग्रेस पार्टी के साथ है। अच्छा, वहां पे अभी राहुल गांधी जी गए थे, तो कुछ इस तरह की बातें निकलकर सामने आई कि कुछ वहां के लोग चाहते नहीं थे पार्टी के अंदर के कि राहुल गांधी जी प्रचार विचार करें। मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसी बात नहीं आई है। अच्छा, कौन आपको लगता है वहां सीएम के लिए सबसे अच्छा चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि पंजाब एक सरहद का सूबा है, और पंजाब बहुत दशकों से संवेदनशील रहा है, और अभी भी पंजाब एक बहुत नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद उसका सीधा सीधा असर पंजाब और जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा है उसके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए पंजाब को बहुत ही एक जिम्मेवारी से हैंडल करने की जरूरत है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं दैट पंजाब रिक्वायर्स अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। तो इसलिए पंजाब में चुनाव चल रहा है। मैं तो ये उम्मीद करता हूं और प्रचार भी कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जीते, पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो पंजाब की परिस्थिति है, वो पंजाब की परिस्थिति संवेदनशील है। पंजाब का जो सोशल फैब्रिक है, ये किसान आंदोलन की वजह से बहुत ज्यादा तन गया था, और इसलिए जो आने वाले साल हैं वो पंजाब के लिए बहुत क्रूशियल है। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस की सरकार बने, और जो ये जिम्मेवारी है कि पंजाब की परिस्थिति और पंजाब की जो विशेष ये चीजें क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ढंग से निभा नहीं पा रहे थे? उस संवेदनशीलता का जो फॉर्मेट है, क्या उसमें वो सेट नहीं बैठ रहे थे? देखिए, ऐसा है कि इस सब की चर्चा 10 मार्च के बाद करेंगे, क्योंकि मैं पंजाब से सांसद हूं, कांग्रेस का सांसद हूं। आज मेरा उत्तरदायित्व तो ये है कि मैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार करके उस पार्टी को जितवाऊं। 10 मार्च के बाद जो पंजाब के बुनियादी विषय है, जिसके ऊपर एक आम सहमति पंजाब में बनाना जरूरी है पंजाब के भविष्य के लिए, उसके ऊपर आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। चलते चलते ये तो बता दीजिए कि सीएम कौन होना चाहिए आपके मुताबिक? सिद्धू, चन्नी या कोई और? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में, एक वेस्टमिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी में लोग विधायक चुनते हैं, और ये विधायकों का उत्तरदायित्व है कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली
दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष, इस देश में जो है हमने एक हाइब्रिड सिस्टम बना लिया है हम्म। कि हम एक वेस्टमिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी को एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत चलाना चाहते हैं, तो ना हम वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी रह रहे हैं और ना ही हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम बन पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। किसी और समय इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ये बताने को तैयार नहीं है। अच्छा, सिद्धू और चन्नी में कौन, ये तो बता दीजिए। देखिए, मैं तीसरे का सवाल नहीं पूछ रहा, इन दो में से। जब मैं सियासत के बारे में सोचता हूं, तो मैं बुनियादी तौर पर बहुत गहराई से सोचता हूं। मैं व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं सोचता, मैं जो मुद्दे हैं उनके बारे में सोचता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे इस मंच पर आने के लिए, और तमाम सवालों के जवाब आपने बहुत बेबाकी से दिए। शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।